सामाजिक सुरक्षा के विषय में अगला जो टॉपिक है वो है भारत में सामाजिक सुरक्षा का अधिनियमों का इतिहास पर। जब 1838 में भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना का आगमन हो गया और उसके बाद धीरे धीरे भारत में अन्य उद्योग धंधों का आगमन शुरू हो गया, तो शुरू होने के बाद स्वाभाविक था कि एक जगह 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। दूसरी तरफ गांव का परिवेश जो एक नियंत्रित परिवेश था, उसका सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना टूटता चला गया। परिणाम क्या हुआ कि 1855 में तत्कालीन भारत सरकार ने एक अधिनियम लाया, सुरक्षा अधिनियम के तहत, कि उस समय जो कल कारखाने में श्रमिक कार्य कर रहे हैं और उनको कोई दुर्घटना होता है तो उस दुर्घटना में उनको मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा कमी क्या था कि उसमें उस श्रमिक को जो दुर्घटनाग्रस्त होता था उसे सिद्ध करना पड़ता था कि ये इसमें हमारी गलती नहीं है। और इसका इतना ज्यादा उस समय विरोध हुआ, विरोध बढ़ता गया और उसके बाद देश के विभिन्न भागों में उसके संबंध में बहुत तरह का धरना, प्रदर्शन, हड़ताल शुरू हो गया। और 1919 में जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का आगमन होता है तो पूरे संसार का एक औद्योगिक वातावरण का चित्रण इसमें होता है। स्वाभाविक है, ILO के आने के बाद पहली बार 1923 में भारत में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम आया, पहली बार। उसका अन्य कारण भी थे, राजनीतिक कारण। तब तक विश्व युद्ध हो चुका था। विश्व युद्ध के चलते पूरे संसार की अर्थव्यवस्था एक आगे पीछे हो गई थी। यही नहीं, रूस में भी सत्ता परिवर्तन हो गया था और जारशाही का खात्मा और वामपंथी सरकार का रूस में आना स्वाभाविक था कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ILO के आने के बाद मजदूरों के दशा और दिशा पर उस बैठकों में काफी ध्यान दिया जाने लगा और भारत में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 आया। इस क्षतिपूर्ति अधिनियम सारे कल कारखानों में लागू हुए। वो लोहा उद्योग हो, खदान उद्योग हो, कोई भी उद्योग हो, सभी उद्योगों में ये श्रमिक क्षतिपूर्ति, यानी जो काम करने के दरमियान उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति होती है, ये नाम से स्पष्ट है, पूर्ति करने के लिए। स्वाभाविक है कि इस अधिनियम के आने के बाद देश में एक श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा के प्रति एक नया वातावरण का निर्माण हुआ। 23 के बाद स्वाभाविक है कि 1936 में ILO में पुनः सामाजिक सुरक्षा शब्द आया, जो आप जानते हैं। उसके बाद पुनः विश्व युद्ध का वातावरण चला और स्वाभाविक है कि 1947 में देश का आजादी और आजादी के बाद पुनः नई सरकार का आगमन, भारत सरकार का नई सरकार का आगमन हुआ
और 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का आगमन हुआ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1948 में आगमन हो गया, जिसे ESIC कहते हैं। ये भारत सरकार के तहत है, लेकिन जो बिहार सरकार में ESI होता है उसको ESI कहते हैं। दोनों सरकार इसमें काम करती है। अब इसमें, इस कानून में श्रमिकों को कार्य के दरमियान जो शारीरिक क्षति होती थी, कार्य के दरमियान जो उसे चोट लगता है, जो उसे चपेट लगता है, जो उसका परिवार बीमार पड़ता है या किसी प्रकार का बीमारी से वो ग्रसित होता है, तो स्वाभाविक है कि कर्मचारी राज्य बीमा में उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, इलाज होता है। आज के तारीख में जो कर्मचारी कोई निजी क्षेत्र में हो या बाहर के क्षेत्र में कार्य करता है, जहां भी 10, जिस उद्योग धंधा में 10 व्यक्ति कार्यरत है, वहां ESIC लागू हो जाता है। पहली बात इसका पात्रता है। दूसरा पात्रता है कि अधिकतम वेतन 21,000 रुपया होना चाहिए। अभी के पात्रता में 21,000 रुपया अधिकतम वेतन होना चाहिए। इस पात्रता के साथ वो कर्मचारी का वहां रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ, और इसमें एक और पात्रता है कि सरकार तो अनुदान देती ही है, लेकिन जितना पैसा कर्मचारी का इसमें कटता है उसका एक नियम है। उतना ही पैसा वो कंपनी या सरकार, सरकारी कंपनी है तो सरकार, या निजी है, कोई दुकान है, कोई मॉल है, आजकल बहुत सारे मॉल हो गए हैं, या गार्ड साहब लोगों की नौकरी हो गई है, तो उतना ही पैसा वो कंपनी देती है। ठीक इसी तरह का अनुदान और यही नियम है दूसरा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 पर है। यहां भी सेम परिस्थिति है, लेकिन ये भविष्य निधि है। यहां भी कर्मचारी का अंशदान होता है, उतना ही अंशदान कंपनी भी करती है या मालिक भी करते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 सेम परिस्थिति है ESI की तरह, कर्मचारी भविष्य निधि बीमा के तरह। ये हो गया जनरल, सभी का PF होगा। ठीक इसी प्रकार का कोयला खदानों के लिए PF और बोनस योजनाएं आ गया। सेम वहां भी आपका अंशदान लगेगा, उतना ही वो खदान के प्रबंधक देंगे। और उसके बाद फिर अबरख कारखाने जो बिहार में पहले अब झारखंड में चला गया, वहां भी अबरख खदानों से में कार्य करने वाले मजदूरों के साथ भी ये नियम लागू हुआ। अबरख खदान अधिनियम अलग से लागू हुआ, कल्याण योजना। वहां भी यही नियम रहा कि वो एक अंशदान देंगे और उतना ही अंशदान उनका संगठन जहां कार्यरत हैं वो देंगे। कुल मिला के ये चारों कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कोयला खान PF और बोनस योजनाएं और अबरख खान श्रम कल्याण हित लाभ में, ये चारों योजनाओं में, नियमों में दोनों का अपना अपना हिस्सा है। यानी एक आधा श्रमिक और आधा प्रबंधक। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अधिनियम आया, उसका नाम हुआ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। अब ये खासकर महिलाओं के लिए अधिनियम था, और इस महिलाओं के अधिनियम के लिए जैसे मातृत्व लाभ, उसके लिए आज के समय में 6 महीना का अवकाश है पूरे देश में। कल कारखाने में कार्यरत हो,
पुलिस बल में कार्यरत हों, बिहार सरकार में कार्यरत हों या शिक्षक शिक्षिका हों, उनके लिए बाज़ाब्ता बिहार सरकार, भारत सरकार सभी महिलाओं के लिए मातृत्व के समय 6 महीना का अनुदान देती है, 6 महीना का अवकाश प्रदान करती है वेतन के साथ। यहाँ ध्यान देने की बात है, वेतन के साथ उनको अवकाश है। ये सभी जगह ये नियम लागू है महिलाओं के लिए। साथ ही इस समय बिहार सरकार, भारत सरकार, सभी सरकारों में 2 दिन का अतिरिक्त छुट्टी महीना में भी महिलाओं, भारत सरकार और सभी प्राय राज्य सरकारों में भी महिलाओं के लिए 2 दिन की अतिरिक्त छुट्टी हर महीना में है। कहने का तात्पर्य ये 5-6 अधिनियम भारत के श्रमिकों के सामाजिक कल्याण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका आज अदा कर रहे हैं। नमस्कार।